Fate of thrombosis if a patient survives an initial thrombotic event. अब एक पेशेंट आया, उसको थ्रोम्बोसिस था, उसको छोटा सा हार्ट अटैक आया, बट वो आपके पास अभी नहीं आया, उसको हार्ट अटैक आया था, वो ठीक हो गया, एवरीथिंग वाज फाइन, और वो कुछ दिनों बाद आके बस आपको बता रहा है कि कुछ दिनों पहले मुझे दर्द हुआ था और जो है मैं फिर रिकवर हो गया था, एंड दैट्स ऑल. तो अब हुआ क्या कि उसको थ्रोम्बोसिस हुआ था, थ्रोम्बोसिस से थोड़ी सी ओक्लूजन भी हुई, बट वो थ्रोम्बस जो है उसके साथ फिर अब ये सारे प्रोसेस हुए जो हम अब पढ़ने लगे हैं. अच्छा, थ्रोम्बस के फेट क्या क्या हो सकता है? इट कैन प्रोपेगेट द थ्रोम्बस इन लार्जेस. अच्छा, ये नहीं हुआ उस पेशेंट के साथ, उसके साथ फर्दर स्टेप्स हुए. इन लार्ज हो सकता है, ठीक है, और वो बड़ा हो जाएगा, या तो ये होगा, या तो वो एम्बोलाइज हो जाएगा, उसका टूट जाएगा, कोई पार्ट डिसलॉज हो जाएगा, और समबडी एल्स इन द बॉडी, वो समवेयर एल्स इन द बॉडी इट कैन बी डिपॉजिटेड. उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिसोल्यूशन. अगर वो नया जो न्यू थ्रोम्बस बनते हैं ना, उनके अगेंस्ट जो हमारे फाइब्रिनोलिटिक फैक्टर्स हैं या एंटी कोagulation फैक्टर्स हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं और उन्हें फॉरन इनकी एक्टिवेशन हो सकती है, वो रैपिडली उसको डिसॉल्व कर सकते हैं. बट जो ओल्डर थ्रोम्बाई होते हैं ना, जो काफ़ी अरसे से बने हुए हैं, उनके अगेंस्ट क्या करते हैं, हमारे वो जो एंटी फाइब्रिनोलिटिक फैक्टर्स हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं, वो उनके अगेंस्ट उनको ब्रेक नहीं कर पा रहे होते, तो वो जो है वो हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं ओल्ड थ्रोम्बाई. ठीक है, तो उनके लिए हमें फिर कुछ मेडिसिन देनी पड़ती हैं, और मेडिसिन भी अगर आप फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स देंगे तो वो तो पहले ही नहीं, बॉडी वाले नहीं एक्ट करें तो बाहर वाले कैसे एक्ट करेंगे, तो हमें कुछ और मेडिसिन उन्हें देनी पड़ती हैं जो कि उनके क्लॉट को ब्रेक कर सकें. और अगला प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन एंड रीकैनलाइजेशन. ओल्डर थ्रोम्बाई बिकम ऑर्गेनाइज्ड बाय द इनग्रोथ ऑफ एंडोथेलियल सेल्स. ठीक है, वो अपने अंदर एंडोथेलियल सेल्स बना लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन में ना उनकी ग्रोथ होने लग जाती है अजीब सी, यानी वो कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन आने लग जाता है और एंडोथेलियल आ गई है, और समटाइम्स उनमें कैपिलरी चैनल्स बनने लग जाते हैं. इस पूरे प्रोसेस को हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. और इसमें रीकैनलाइजेशन कैसे होती है, समटाइम्स वहाँ पर आपको जैसे ब्लड वेसल्स एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना, वहाँ पर भी आपको ट्यूबुलर पाथवेज मिलेंगे, क्लॉट के अंदर छोटे छोटे रास्ते बन जाएंगे, उसको हम कहते हैं रीकैनलाइजेशन. सो उसके बाद क्या है, वस्कुलराइज्ड मोस्ट ऑफ, ये सारी वही बातें लिखी हुई, यू कैन गिव इट रीड. उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स क्या आएंगे, थ्रोम्बाई आर सिग्निफिकेंट बिकॉज दे कॉज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स एंड मे गिव राइज टू एम्बोलाई. द फैक्ट दैट इज ऑफ ग्रेटेस्ट क्लिनिकल इंपॉर्टेंस डिपेंड ऑन द साइट ऑफ थ्रोम्बोसिस. Thus, although venous thrombosis can cause congestion and edema, venous जो arterial और cardiac thrombosis है ना, वो तो infarction cause करता है, मोस्टली ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई हो जाता है. लेकिन जो वीनस थ्रोम्बोसिस है, जब वीनस थ्रोम्बोस कर गया ब्लड, उसने ब्लड को रोक दिया, तो पीछे ब्लड एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, क्योंकि वेन्स तो ऑर्गन से लेकर आ रहा होता है, तो जो एक्यूमुलेशन होगी, और ब्लड वेन्स में जब एक्यूमुलेट होता है तो हाई हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की वजह से वहाँ पर ब्लड की लीकिंग स्टार्ट हो जाती है, प्रोटीन्स लीक होने लग जाती हैं, और उससे क्या होता है, एडीमा डेवलप होता है. ठीक है, कंजेशन होती है डिस्टल टू एन ऑब्स्ट्रक्शन, दे आर मोस्ट वरीसम बिकॉज ऑफ देयर पोटेंशियल टू एम्बोलाइज टू द लंग्स. और उनका एक और रिस्क ये होता है कि दे हैव द टेंडेंसी टू एम्बोलाइज, और अगर वो वीनस सर्कुलेशन से एम्बोलाइज होकर पहुंचे हार्ट के अंदर, हार्ट से वो गए पल्मोनरी वेन्स में अगर वो जाकर अटक गया एम्बोलिज्म, और वो वहाँ पर कंजेशन कॉज कर दे, और फिर इस तरह से क्या होगा, आपको राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है, टिश्यू और लंग के अंदर पल्मोनरी एडिमा हो जाता है. ठीक है. Conversely, whereas arterial thrombi can embolize and cause tissue infarction, their tendency to obstruct vessels is considerably more important clinically. उसके बाद venous thrombosis, most venous thrombi occur in the superficial or deep veins of the leg. मैंने आपको बता दिया क्या वजह, इसकी स्पीड स्लो हो जाती है ब्लड की in the legs due to gravity. इससे होता क्या है, सुपरफिशियल वेन्स थ्रोम्बाई यूजुअली अराइज इन द सेफनेस सिस्टम, particularly in the setting of varicosities. They rarely embolize because they can be painful, and can cause local congestion and swelling from impaired venous outflow, predisposing to the overlying skin to the development of infections and varicose ulcers. ठीक है, ये उसी की डिटेल लिखी हुई है. अच्छा, लोअर एक्सट्रीमिटी, इसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस. यही जो सुपरफिशियल वेन में हो रहा है, डीप वेन्स में भी हो सकता है, और इसको हम कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस. ठीक है, ये इसकी वेन्स पे लिखी हुई है. दे आर मोर सीरियस बिकॉज दे आर प्रोन टू एम्बोलाइज, ऑल्दो सच डीवीटीज में कॉज लोकल पेन एंड एडिमा. कोलेटरल चैनल्स ऑफन सर्कमवेंट द वेनस ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, लोअर एक्सट्रीमिटी डीवीटीज आर एसोसिएटेड विद स्ट्रेसेस एंड हाइपरकोएगुलेबल स्टेट्स. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसी की थोड़ी और डिटेल लिखी हुई है. ट्यूमर एसोसिएटेड प्रोकोएगुलेंट रिलीज इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना सीन इन डिसेमिनेटेड कैंसर्स. दैट्स नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट. वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. आर्टीरियल एंड कार्डिक थ्रोम्बोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस द मेजर कॉज ऑफ आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ एंडोथेलियल इंटेग्रिटी एंड विद एन एबनॉर्मल ब्लड फ्लो. इसके बारे में पहले बात कर चुकी हूँ. मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैन प्रीडिस्पोज टू कार्डियक म्यूरल थ्रोम्बाई.
बाय कॉजिंग डिस्काइनेटिक मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन। अगर पहले ही उसको किसी वजह से इसी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन हुआ है, तो अब फ्यूचर में भी उसका थ्रोम्बाई रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसका एक पार्ट ऑफ हार्ट इज अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट and endocardial injury. And rheumatic heart disease may engender atrial mural thrombi by causing atrial dilatation and fibrillation. Both cardiac and aortic mural thrombi are prone to immobilization, although any tissue can be affected, but these tissues are most commonly affected. अच्छा, उसके बाद क्या है, थ्रोम्बोसिस। अच्छा, ये सारी समरी लिखी हुई है, ठीक है, यू कैन गिव इट रीड। सो दैट्स अबाउट द थ्रोम्बोसिस। उसके बाद हम आ जाते हैं एम्बोलिज्म पर। एम्बोलिज्म क्या होता है? एम्बोलिज्म इज अ डिटैच्ड इंट्रावेस्कुलर सॉलिड, लिक्विड और गैस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैस, and that is carried by the blood from its point of origin to a distant site where it often causes tissue dysfunction or infection. उस चीज़ को हम एम्बोलस कहते हैं। The vast majority of emboli derive from a dislodged thrombus. इस वजह से हम इसको थ्रोम्बो एम्बोलस भी कहते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी कहते हैं इस प्रोसेस को। लेस कॉमनली एम्बोलाई आर कंपोज्ड ऑफ फैट ड्रॉपलेट्स, बबल्स ऑफ एयर और नाइट्रोजन, एथेरोस्क्लेरोटिक डेब्रिस, ट्यूमर फ्रेगमेंट्स, अमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, और जो हमारे पास सॉलिड एम्बोलस है वो तो फैट हो सकता है, हमारे पास एथेरोस्क्लेरोटिक डेब्रिस हो सकता है, बट लिक्विड एम्बोलस में हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलस हो सकता है, और गैसियस एम्बोलस में हमारे पास एयर और नाइट्रोजन के बबल्स हो सकते हैं। Inevitably, emboli lodge in vessels too small to permit further passage, resulting in partial or complete vascular occlusion. Depending on the site of origin, emboli can arrest anywhere in the vascular tree. The primary consequence of systemic embolization is ischemic necrosis, infarction of downstream tissues, whereas embolization in the pulmonary circulation specifically leads to hypoxia, hypotension, and right-sided heart failure. ठीक है, क्योंकि पल्मोनरी वेन्स लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं, ठीक है, और उसने वहाँ उसको ऑक्सीजनेट करना है। पल्मोनरी thromboembolism. Pulmonary emboli originate from deep venous thrombosis and are responsible for the most common form of the thromboembolic disease. ठीक है, ये आगे इसकी डिटेल लिखी हुई है, आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। Most systemic emboli arise from intracardial mural thrombi. 2/3 of these are associated with left ventricular infarcts. ठीक है, ये आप वही परसेंटेज बताई हुई है हर चीज़ की, कौन से ऑर्गन को कितना अफेक्ट करेगी, एंड दैट्स ऑल। ये भी हमारे पास सॉलिड होता है। उसके बाद है फैट एम्बोलिज्म, सॉफ्ट टिश्यू क्रश इंजरी और रप्चर ऑफ मैरो वैस्कुलर साइनोसॉइड्स ड्यू टू अ लॉन्ग बोन फ्रैक्चर। हमारे पास फैट एम्बोलिज्म यानी बोन रप्चर हुई, बोन फ्रैक्चर हुआ, बोन मैरो अंदर से ब्लड में आ गया, तो वो ब्लड में फैट एम्बोलिज्म क्रिएट करेगा। Into the circulation, fat and marrow emboli are common incidental findings after vigorous cardiopulmonary resuscitation, but probably are of little clinical significance. Similarly, although fat and marrow embolism, ठीक है, इसमें क्लिनिकल फाइंडिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ये डिसइंटीग्रेट कर दिए जाते हैं बाय डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट इन द ब्लड। अब अच्छा, इसमें पेशेंट को अगर सिम्टम्स आएंगे उसमें क्या क्या हो सकता है? पल्मोनरी इनसफिशिएंसी, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, डिफ्यूज पेडिचुल रैश दैट इज फेटल। उसके बाद अच्छा, इसमें यही चीज़ें डिटेल्स हैं। द पैथोजेनेसिस ऑफ फैट एम्बोलाई सिंड्रोम इन्वॉल्व्स बोथ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड बायोकेमिकल इंजरी। फैट एम्बोलाई occlude pulmonary and cerebral microvasculature both directly and indirectly by triggering the platelet activation। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं amniotic fluid embolism पर। Amniotic fluid embolism is an uncommon grave complication of labor and the immediate postpartum period occurring in 1 in 40,000 deliveries। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग डिलीवरी जब हम प्लेसेंटा कट कर रहे होते हैं या जब हम अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर रहे होते हैं, पेशेंट को बेबी को डिलीवर कर रहे होते हैं, तो एमनियोटिक फ्लूइड बैग रप्चर होता है, तो वो एमनियोटिक फ्लूइड कुछ उस प्लेसेंटा से और उस अम्बिलिकल कॉर्ड से एंटर हो जाता है इनटू द बेबी सर्कुलेशन, और वो एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म कॉज करता है। ठीक है, इसके बारे में और क्या लिखा है? इफ़ द पेशेंट सर्वाइव द इनिशियल क्राइसिस, पल्मोनरी एडीमा टिपिकली डेवलप्स। और इसकी भी वही चीज़ें हैं कि जिस जगह भी वो इंक्लूड करेगा उस वहाँ के सिम्टम्स आ जाएंगे। द अंडरलाइंग कॉज इज द एंट्री ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इनटू द मैटरनल सर्कुलेशन वाया द टीयर्स इन द प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। अच्छा, ये फीटस के सर्कुलेशन में भी जा सकता है, ये मैटरनल सर्कुलेशन में भी जा सकता है। ठीक है, स्क्वीमस सेल्स शेडेड फ्रॉम फीटल स्किन, लेनुगो हेयर, फैट फ्रॉम वर्निकेजियोसा एंड म्यूसिन डिराइव फ्रॉम। अच्छा, इसकी कंपोजिशन बताई हुई है, क्योंकि जो एमनियोटिक फ्लूइड की कंपोजिशन होगी ऑब्वियसली वही इसकी भी होगी। उसके बाद है एयर एम्बोलिज्म। गैस बबल्स विद इन द सर्कुलेशन कैन कोएल्स एंड ऑब्स्ट्रक्ट वास्कुलर फ्लो एंड कॉज डिस्टल इस्केमिक इंजरी। इसकी टिपिकल एग्जांपल क्या है? जब सी डाइवर्स डाइव करते हैं तो उनके पास जो बैग होता है जिसमें ऑक्सीजन होती है, उसमें हमारे पास नाइट्रोजन की भी परसेंटेज होती है। होता क्या है, जब हमारे पास
जब डाइव करता है कोई सी डाइवर तो वो बहुत अंडर प्रेशर जाता है, उस प्रेशर की वजह से उस पर बहुत ज़्यादा गैशियस प्रेशर भी होता है, लिक्विड का प्रेशर भी होता है। अब उसके लिए जब उसने ऊपर आना है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि वो आराम आराम से ऊपर आए, ताकि प्रेशर का जो चेंज है वो इतना एब्रप्ट और सडन ना हो। लेकिन अगर वो बहुत एब्रप्टली और सडनली ऊपर आएगा तो प्रेशर एकदम से चेंज होगा, ठीक है, और उस प्रेशर के चेंज की वजह से कुछ नाइट्रोजन उसके ब्लड में डिफ्यूज़ कर सकती है और उसके ब्लड में एयर एम्बोलिज्म कॉज कर सकती है। A small volume of air trapped in a coronary artery during bypass surgery or introduced into the cerebral arterial circulation by neurosurgery performed in an upright sitting position can occlude flow with dire consequences. ये भी कंडीशन है जिनमें हो सकता है। डिकम्प्रेशन सिकनेस क्या है, ये आपने डिकम्प्रेशन सिकनेस में भी पढ़ा होगा कि जिसमें स्कूबा डाइवर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर के सडन चेंजेस की वजह से होता है। स्कूबा डाइवर्स अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड पर्सन्स इन अनप्रेशराइज्ड एयरक्राफ्ट हु अंडरगो रैपिड असेंट आर एट रिस्क व्हेन एयर इज ब्रीथ एट हाई प्रेशर is increased amount of gas, particularly nitrogen, becomes dissolved in the blood and tissues. If the diver then ascends too rapidly, the nitrogen expands to the tissues and bubbles out of solution in the blood to form gas emboli, which can cause tissue ischemia. Rapid formation of gas bubbles within skeletal muscles and supporting tissues in and about joints is responsible for the painful condition called the bend, so named in the 1880s. ये यू कैन गिव इट रीड के उस बंदे का नाम ग्रीशियन बैंड था, उसकी जो वजह से हमने उसको वो नाम दे दिया। और इसमें चोक्स होते हैं, अगर वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाए तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है इन्फार्क्शन का, ये भी सिलेबस में इंक्लूडेड है, इस वजह से हम इसको भी करें। एन इन्फार्क्ट इज एन एरिया ऑफ इस्कीमिक नेक्रोसिस कॉज्ड बाय ओक्लूजन ऑफ अ वैस्कुलर सप्लाई टू द इफेक्टेड टिश्यू, दैट यू नो, इसके बारे में तो आप इतना तो आपको पता ही होगा। उसके बाद इसकी डिफरेंट कॉजेज हो सकती हैं। पल्मोनरी इन्फेक्शन इज अ कॉमन क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन, बाउल इन्फेक्शन ऑफन इज फेटल एंड इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ डिस्टल एक्सट्रीमिटीज कॉजेज सब्सटेंशियल मॉर्बिडिटी इन द डायबिटिक पॉपुलेशन। अब उसमें मैंने आपको बता दिया मेजर इसकी कौन कौन सी कॉज हो सकती है, लेस कॉमन कॉजेज भी लिखी हुई हैं, ठीक है, आप इसको अपनी पैथोलॉजी की बुक से पढ़ सकते हैं। इन्फार्क्ट्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर कलर and the presence or absence of microbial infection. It may be either red or hemorrhagic, white, anemic, and may either be septic or bland, जिसमें आपको microorganisms मिलेंगे. Red infarcts occur as a result of venous occlusion, such as ovarian torsion, loose tissues में जहाँ पर blood collect हो सकता है, और in tissues with dual circulation such as lungs and small intestine, जहाँ पर आपको red infarcts मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, inadequate, इनमें से आप एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जिन भी टिश्यूज़ में ब्लड का स्टेसिस है या वहाँ पर ब्लड सप्लाई बहुत एम्पल है तो वहाँ पर रेड इन्फार्क्ट्स हो सकते हैं। उसके बाद है वाइट इन्फार्क्ट्स। अच्छा, ये इधर की और बात लिखी है, व्हेन फ्लो इज रीस्टैब्लिश्ड आफ्टर इन्फेक्शन हैज़ अकर्ड, यानी एक बार उसको एमआई हुआ, इन्फेक्शन हो गई, उसके बाद आपने कोई उसका ऑपरेशन किया, कोई सर्जरी की, और उसकी और वो आपने दोबारा रीस्टैब्लिश किया है सर्कुलेशन, तो वो जो पहले इन्फार्क्ट बना था अब वो रेड इन्फार्क्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। White infarcts occur with arterial occlusion in solid organs with end arterial circulations, जैसे हार्ट में। अब हार्ट में पहले वाइट इन्फार्क्ट ही बनता है, ठीक है, क्योंकि आपने सर्जरी से पहले जो उसको इन्फार्क्ट हुआ था वो वाइट था, क्योंकि वो एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन थी। अब आपने उसका कोई ऑपरेशन के जरिए से जो हल निकाला है उससे इन्फार्क्ट वो रेड हो जाएगा, क्योंकि अब वहाँ सर्कुलेशन आने लग गई है। स्प्लीन में और किडनी में, एंड वेयर टिश्यू डेंसिटी लिमिट्स द सीपेज ऑफ ब्लड फ्रॉम एडजॉइनिंग पेटेंट वैस्कुलर ब्लड्स, ठीक है, जहाँ पर टिश्यू इतना डेंस हो कि उसको नियर बाय वैस्कुलर बेड से भी ब्लड जो है वो आना बहुत मुश्किल हो, यानी जहाँ की इन सिंपल वर्ड्स ब्लड सप्लाई थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो, थोड़ी नॉर्मल हो, इतनी एम्पल ना हो जितनी ऊपर वाले ऑर्गन्स की थी। इन्फार्क्ट्स टेंड टू बी वेज शेप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फार्क्ट्स होते हैं ना, अगर आप इन्फार्क्ट्स देखिए, इधर अभी डायग्राम भी बनी होगी, इन्फार्क्ट्स ना वेज शेप्ड होते हैं, इस तरह के होते हैं, यानी अगर ये ऑर्गन, ये पूरा एक ऑर्गन है तो उसमें इन्फार्क्ट इस तरह का होगा, वेज शेप, ट्रायंगुलर शेप। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आर्टरीज का ब्रांचिंग पैटर्न होता है ना, उसकी वजह से होता है। यानी अगर एक आर्टरी है, लेट्स सपोज एक आर्टरी है और वो इस तरह से ब्रांच कर रही है, तो अगर उसके यहाँ पर इस लेवल पर ब्लॉक लगा है, इस लेवल पर, तो ये सारा कुछ तो ऑब्वियसली ऑक्लूड हो जाएगा, तो इस पूरे एरिया के अंदर वेज शेप में इन्फार्क्ट होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज़ वेज शेप। उसके बाद है व्हेन द बेस इज, अच्छा, उसके बाद एट द एपेक्स, व्हेन द ऑक्लूडेड वेसल एट द एपेक्स एंड द ऑर्गन पेरिफेरी फॉर्मिंग द बेस, ठीक है, जो मैंने बताया है कि ऑर्गन जो होगा वो बेस बना रहा होगा और एपेक्स जो है वो आपके पास ऑक्लूडेड आर्टरी के पास होगा। उसके बाद क्या है, when the base is serosal surface there is often an overlying fibrinous exudate. Lateral margins may be irregular, reflecting flow from adjacent vessels. The margins of acute infarcts typically are indistinct and slightly hemorrhagic with time, and edges become better
डिफाइंड बाय नैरो रिम ऑफ हाइपरीमिया एट्रीब्यूटेबल टू इन्फ्लेमेशन, यानी जो एजेस हैं वहाँ पर कोलेट्रल आर्टरी से सर्कुलेशन आ रही होती है, वो थोड़े से रेड होते हैं, और सेंटर में जो आपके पास है वो इन्फार्क्ट टिश्यू होगा। इन्फार्क्ट्स रिजल्टिंग फ्रॉम आर्टीरियल ऑक्लूजन्स इन ऑर्गन्स विदाउट अ डुअल सर्कुलेशन typically become progressively paler and become more sharply defined with time. By comparison, hemorrhagic infarcts are the rule in the lung, ठीक है, आपको लंग में हेमोरेजिक इन्फार्क्ट्स मिलेंगे। एंड अदर स्पॉन्जी ऑर्गन्स एक्स्ट्रा विजिटेड ब्लड सेल्स इन हेमोरेजिक इन्फार्क्ट्स आर फेगोसाइटोज बाय मैक्रोफेजेस। हेमोरेजिक इन्फार्क्ट्स होती है जहां आर्टीरियल रप्चर की वजह से इन्फार्क्शन हो रही हो ना, ठीक है, लेट सपोज कोई आर्टरी आ रही थी, ठीक है, उसने इस जगह को सप्लाई करना था, वो रप्चर हो गई, इस जगह पे आगे तो ब्लड नहीं मिल रहा, तो जो इन्फार्क्ट हुआ है दिस इज हेमोरेजिक इन्फार्क्ट, ठीक है, इसको हम हेमोरेजिक इन्फार्क्ट कहते हैं। ये लंग में और दूसरे स्पॉन्जी ऑर्गन्स में बहुत जो है वो प्रोमिनेंट है। उसके बाद है हमारे पास एक्स्ट्रा विजिटेड, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाए इन मोस्ट इश्यूज द मेन हिस्टोलॉजिकल फाइंडिंग एसोसिएटेड विद इन्फार्क्ट्स इज इस्केमिक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। ये मैं कोएगुलेटिव नेक्रोसिस वाले लेक्चर में मैं बता चुकी हूँ कि ये सारी बात मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद है कि द ब्रेन इज एन एक्सेप्शन टू दीज जनरलाइजेशन, इस्कीमिया टिश्यू इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिजल्ट्स इन लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सेप्टिक इन्फार्क्टस अकर व्हेन द इन्फेक्टेड कार्डियक वाल्व वेजिटेशन इम्बोलाइज्ड और व्हेन माइक्रोब सीड नेक्रोटिक टिश्यू, यानी एक जगह थी वो इन्फार्क्ट हुई, थ्रोम्बस इन कार्डियक वाल्व्स को वेजिटेशन कहते हैं, वो एम्बोलाइज हुआ, कार्डियक वाल्व इन्फार्क्ट हुआ, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो गई, इन्फेक्शन हो गया, तो इस पूरी कंडीशन को हम सेप्टिक इन्फार्क्टिस कहते हैं। इन दिस केसेस द इन्फार्क्ट इज कन्वर्टेड इनटू एन एब्सेस और इसमें पस की एक्यूमुलेशन हो जाती है, ठीक है, विद द कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेटर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड हीलिंग बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइब्रोसिस। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इन्फार्क्ट डेवलपमेंट, एनाटॉमी ऑफ द वैस्कुलर सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया टाइप ऑफ इन्फार्क्ट डिफरेंट होगा, अगर अच्छी वैस्कुलर सप्लाई है, अगर कम वैस्कुलर सप्लाई है, तो दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं, चेंज करी होती हैं इन्फार्क्ट की टाइप को, इन्फार्क्ट की डेवलपमेंट को, ठीक है, इसको आप रीड कर लें। रेट ऑफ ऑक्लूजन, ये भी वही बात है। टिश्यू वल्नरेबिलिटी टू हाइड्रोक्सिया, सेम चीज़ें बस अदर वर्ड्स में उन्होंने आपको एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है, ये सारी बातें वही हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। शॉक का मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अगर आपने शॉक का वीडियो देखने के बाद, वीडियो मैंने ऐड कर दी है, ठीक है, अगर आपने उसके बाद भी रीड करना चाहते हैं तो आप बुक से यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसमें आपने फिजियोलॉजी में भी शॉक वाला चैप्टर पढ़ा है, तो आई होप इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी आपको जो है वो कोई अगर इसमें कमी नज़र आती है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।